नमस्कार। इंडिया ने 4 यूरोपियन देशों के साथ सील किया एक डील जिसमें $10 बिलियन का बिजनेस आएगा, साथ में 15 साल में 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। ये जो कंट्रीज हैं, ये 4 नेशन के साथ फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाई गई है। ये है आयरलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। ये फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोप से हमारा फ्री ट्रेड बहुत मुश्किल से दिखता है, ऐसे तो पहले हमने सुना नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन ये एक चीज जरूर है कि पीयूष गोयल साहब या प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनका ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गुलरेज शेख एक्सपर्ट तो हैं ही, डॉक्टर भी हैं, साथ में बीजेपी के लीडर भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली जी। चीज कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यूरोप में तो हमारा पहला ही है। यूरोप में इससे पहले किससे था? अगर हम यूरोप से फ्री ट्रेड कर रहे हैं, जो अपने आप को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके घूम रहा है, यूके भी फ्री ट्रेड चाहता है, इससे हमें फायदा क्या होगा? और दूसरी चीज, कैसे हो गया ये डील? देखिए रोहित जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं सही करना चाहूँगा। आपने बहुत सही इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। एक तो ये हमने 10 बिलियन का नहीं, 100 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ की डील की है। और इसमें ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट केवल एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जरूर है ये, लेकिन साथ में इसमें जो डील की है जो ऐतिहासिक है कि ठीक है, हम आपके लिए मार्केट खोल रहे हैं, आप हमारे लिए मार्केट खोलो, हम आपके यहाँ निवेश करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन आप बाइंडेड रहोगे कि आपको 15 सालों के अंदर 100 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में करना है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हमने किया है, लेकिन साथ में कमिटेड एक बाइंडिंग कमिटमेंट वाला इन्वेस्टमेंट भी आएगा कि 15 साल में अब ये निश्चित है कि इन देशों से, इन 4 छोटे देशों से हमारे पास 100 बिलियन डॉलर आएगा। प्लस आपने कहा इसमें आयरलैंड नहीं, इसमें है आइसलैंड है, लेंचिस्टाइन है जो कि छोटा सा कंट्री है। लिंचेस्टाइन जो है ये स्विट्जरलैंड से लगा हुआ बॉर्डर पर एक बहुत छोटा सा देश है। फिर स्विट्जरलैंड है और नॉर्वे है। और इनकी जो एसोसिएशन है कि इसको कहते हैं ईएफटीए यूरोप में, ईएफटी का जो फुल फॉर्म है इकोनॉमिक फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इसके अंदर पहले अन्य देश भी थे, शायद स्वीडन भी था, लेकिन वो निकल गए। अब इसमें ये 4 मुल्क हैं और बेसिकली ये 4 मुल्क आप कह सकते हैं कि शेंजन एरिया में आते हैं, लेकिन ये यूरो जोन में नहीं आते। यूरो इनकी करेंसी नहीं है, इनकी करेंसी है कोनार्क है आइसलैंड की और नॉर्वे की, और लिechtenstein और स्विट्जरलैंड की फ्रैंक है। तो ये यूरोजोन के बाहर के देश हैं। अब आप ये पूछिए कि ऐतिहासिक समझौते से हिंदुस्तान को क्या फायदा, क्योंकि इसमें आप देखिए लिechtenstein का एक्सपोर्ट ना के बराबर है, आइसलैंड का एक्सपोर्ट ना के बराबर है। हाँ, डेफिनेटली स्विट्जरलैंड एक बड़ी इकोनॉमी है और बहुत सारी चीजों का वहाँ व्यापार होता है, इंक्लूडिंग बैंकिंग। अगर बैंकिंग के अलावा हम बात करें तो गोल्ड का एक बहुत बड़ा हब है वो। वॉचेस की इंडस्ट्री, जो प्रीमियम लग्जरी वॉचेस है, उसका बहुत बड़ा हब है। अब इसके ऊपर 98% के आसपास जो ड्यूटी है वो हट जाएगी। फिर आप यदि नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे एक अच्छी खासी इकोनॉमी होने के साथ में सॉफ्टवेयर का जो धंधा है उसमें काफी आगे है। पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी काफी बड़ा एक उत्पादक है नॉर्वे। तो नॉर्वे भी एक अपने आप में बड़ी इकोनॉमी है, उसके साथ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। स्विट्जरलैंड डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ, जिसके अंदर चीज वगैरह दूसरी चीजें आती हैं, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है। तो उनके इन्वेस्टर्स यहाँ पर काफी कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं और बहुत कम कीमत में यहाँ उत्पादन करके हमारे लिए भी रोजगार का सृजन होगा और उनके लिए प्रोडक्ट बनेगा, उसको वाइडर मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेक इन इंडिया के तहत। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा केवल मैं इसको ये 100 बिलियन के तहत ही नहीं देखता, एक नजीर हमने बना दी है कि अब हम आगे दूसरे मुल्कों के साथ जब एग्रीमेंट करें तो इस मॉडल को सामने रख सकते हैं कि ठीक है, हम एफटीए कर रहे हैं, लेकिन आपको कमिटेड इतना इन्वेस्टमेंट भी हिंदुस्तान में लेके आना है। और आपने सही कहा कि यूरोपियन यूनियन से लंबे समय से हमारी बात चल रही है, लेकिन मैं पर्सनली, देखिए मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन हूं और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, लेकिन जितना मेरी समझ है मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन से ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए जर्मनी पर, फ्रांस पर, यूके पर और दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे बेल्जियम हुआ, इन पर देना चाहिए। क्योंकि जब आप एक बड़े ब्लॉक से डील करते हो
तो एक नंबर तो बहुत बड़ा आता है, लेकिन आप उस पर इतना प्रेशर नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन जब छोटे छोटे कंट्रीज से आप करते हो तो, और पैसे वाले कंट्रीज हैं ये, तो उनके ऊपर आप प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं सोचता हूं कि हमको फ्रांस के साथ भी इस तरह की आगे बातें करना चाहिए, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ भी करना चाहिए, एंड व्हाई नॉट रशिया। हम रशिया के साथ भी, क्योंकि रशिया से भी बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, हमारे यूं भी उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक एफटीए नहीं है। तो हम रशिया के साथ भी एक नजीर बना के इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजिंग चीज हो सकती है फ्यूचर के एस्पेक्ट से भी। और फिर भी आप देखिए ना कि यदि इन चार छोटी कंट्रीज के साथ हमने डील की है 100 बिलियन की, अब आप देखिए, मुझे पता आप पाकिस्तान के एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के विषय के ऊपर। रोहित भाई आप बताइए कि इन्होंने सीपेक का इतना ज्यादा खूब हल्ला किया था, सीपेक कितने की डील थी? चाइना का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था? 60 बिलियन का ही होना था ना, ये तो 100 बिलियन का है। और उसके बाद चाइना किस प्रकार की शर्तों से करता है, ये तो साफ सुथरा इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये गेम चेंजिंग मास्टर स्ट्रोक है इकोनॉमिकली। क्या इंडिया स्विट्जरलैंड जो एक्सपोर्ट करेगा उससे हमें एक यूरोपियन मार्केट खुलता दिखेगा? साथ में हमारा एक एफटीए भी इससे यूके से भी अभी पाइपलाइन में है, जो कि जल्दी हो जाना चाहिए। यूरोप का मार्केट नहीं अगर देखें तो अमेरिका से थोड़ा ही कम है। है, लेकिन देखिए जब यूरोजोन में आप डील करेंगे तो आपको यूरोपियन यूनियन के साथ करना होगा। ये जो एरिया है ये यूरोजोन नहीं है, ये यूरोप, ये शेंजन जोन जरूर है। इनमें ये कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन में जरूर आती है, नॉर्वे भी आता है, आइसलैंड भी आता है, लेकिन ये यूरोजोन नहीं है। दो चीजें हैं, एक होता है शेंजन एरिया के जिसमें आपकी बॉर्डर्स खुली है, वीजा पॉलिसी समान है, आप एक का वीजा लेके सब में जा सकते हो। तो शेंजन का आपने वीजा लिया तो आइसलैंड भी चले जाओगे, फ्रांस भी चले जाओगे, और नॉर्वे भी चले जाओगे। लेकिन एक है यूरोजोन जहां पर फिर यूरोपियन बैंक का अमल दखल चालू होता है, उससे अपने आप को इनने बाहर रखा है कॉमन करेंसी पूल से। राइट, ये कॉमन करेंसी पूल से बाहर रखे हुए थे। अच्छा, ऐसे में, ऐसे सूरत हाल में बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज, चाहे वो चेक रिपब्लिक हो, स्लोवेकिया हो, या दूसरे और कंट्रीज पोलैंड वगैरह, इसमें से कुछ कंट्रीज जो फॉर्म सोवियत ब्लॉक है, इसमें से कुछ कंट्रीज यूरोजोन में हैं। तो क्या हम उनको कैच करके यूरोजोन को पकड़ सकते हैं? बिकॉज हम लोग पहले यूके के अंदर हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स थी इंडिया की, और वहां की भी यहाँ थी, नो डाउट अबाउट इट। तो वो हमारे लिए गेटवे जरूर बनता था यूरोप के गेटवे तो लिए। ये कंट्रीज हैं, गेटवे तो ये सारी कंट्रीज हैं। और गेटवे फ्रांस भी बन सकता है, गेटवे कुछ हद तक आज भी ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा नहीं है कि वो गेटवे खत्म हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन आज भी कुछ हद तक है। लेकिन देखिए कि सामान प्रोडक्ट कहाँ का है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी, वो डिपेंड करता है कि यूरोपियन यूनियन में जो कॉमन मार्केट है उसमें टैक्सेशन की पॉलिसी क्या होगी। लेकिन ये मैं कहता हूं कि आप इंडिविजुअल कंपनीज के साथ, इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ फिर भी कर सकते हैं। जैसे आप फ्रांस के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर सकते हैं एफटीए का, आप जर्मन के साथ कर सकते हैं। तो वी कैन गो फॉर दैट एज वेल। और मैं कहता हूं कि शायद वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि वहां से आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर पाओगे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। राइट, वहां से हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज और, यूके से एफटीए क्लियर हुआ तो वो तो ब्रेग्जिट हो चुका उनका, मींस वो तो एग्जिट मार ही चुके हैं यूरोपियन यूनियन से। उससे हमें कितना फायदा होगा? आज भी यूके एक बड़ी इकोनॉमीज में से तो है वर्ल्ड की। ये यूके अच्छी इकोनॉमी है, और ब्रेक्सिट के बाद मुझे लग रहा था कि काफी जल्दी एफटीए हो जाएगा, लेकिन वहां की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, वो उसको शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अभी मुझे नहीं लगता कि एफटीए होगा। क्यों? क्योंकि ऋषि सोनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी की हालत जो है वो काफी पतली है। अभी 3 बायपोल्स हुए हैं, और पहले 2 थे वो कंजर्वेटिव सीट पे हुए थे, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी दोनों में हारी। और अभी जो हुआ था, जिनका नाम भूल रहा हूं मैं, जो निर्दलीय लड़े थे, लॉ ही कई बार वो मेंबर रह चुके हैं हाउस के, जस्ट होल्ड ऑन, जॉर्ज गेलोवे। जो जॉर्ज गेलोवे ने मैनचेस्टर के पास की रॉचडेल की सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा,
और बताओ पहले ये व्यक्ति जो थे ये बेसिकली थे इसमें थे लेबर पार्टी में थे, फिर इनकी लेबर से भी नहीं बनी तो इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बना ली, एक तरह से इंडिपेंडेंट की तरह इन्होंने चुनाव लड़ा, और इनको जो वोट मिले हैं ना वो डेमो ये लेबर और कंजर्वेटिव दोनों को मिक्स कर लो उससे ज्यादा लाए हैं ये। तो अभी सरकार वहां पर उस स्थिति में नहीं है, और मुझे लगता दूसरी चीज है कि इस बार जो अब चुनाव होने वाले हैं ना वहां पर एक तरह से वाइप आउट हो जाएगी कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर की सरकार बनेगी, और लेबर में भी कोई ऐसा क्रांतिकारी या फिर चमत्कारी नेतृत्व नहीं है नरेंद्र मोदी जैसा आज के समय, तो वो भी कुछ पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार रहेंगे। तो अल्टीमेटली ये होगा कि आप देखेंगे कि एक रेफरेंडम और होगा कि वापस ब्रेक्सिट को खत्म करके यूरोपियन यूनियन में जाने का। राइट, ये ये मैं नरेंद्र बहुत आगे मोदी की का बात जो कर रहा आपने, हूँ, ये 2-3 साल आगे की, लेकिन आप पाएंगे ये चीज कि ये चीज होगी ब्रिटेन में। बिल्कुल ऐसा हमें भी ऐसा लग रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि अलग सस्टेन नहीं कर पाएगा वो और प्रॉब्लम की। लेकिन नरेंद्र मोदी का जहां तक आपने नाम लिया, तो सिर्फ मुझे पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस में या उससे ज्यादा, जब से मैं पॉलिटिकली थोड़ा पढ़ने लगा था और ये वो, तब से मुझे सिर्फ दो ही ऐसे लीडर्स मिले जिनके, तीन तीन बोलूंगा, तीन ऐसे लीडर्स मिले जिनकी फॉलोइंग जितनी अपने कंट्री में थी उससे ज्यादा बाहर थी। एक ब्रिटेन के टोनी ब्लेयर, दूसरे बिल क्लिंटन और तीसरे ओबामा। नहीं चौथा कोई लीडर नहीं है। नहीं, चौथा थोड़ा कोई सा लीडर मैं नहीं। आपको थोड़ा सा स्प्रेड देखिए, टोनी ब्लेयर को आप उस ब्रैकेट में नहीं रख सकते। यस, मार्gaरेट थैचर किसी नहीं, हाँ, जमाने में उस ब्रैकेट में आती थी। डोनाल्ड ट्रंप उस ब्रैकेट में आते हैं, काफी डिविजिव फिगर है लेकिन आते हैं। और डिविजिव में देखिए, डिविजिव उनको मीडिया ने ज्यादा बनाया है क्योंकि वो नव साम्राज्यवादी नहीं है, नियोकॉन जिनको कहते हैं, तो वो जिसको कहते हैं ना बाहर का व्यक्ति है एक तरह से वहां के पॉलिटिक्स में, इसलिए CNN और जितने उनके वहां के वो प्रोपेगेंडा चैनल से उनके खिलाफ बोलते हैं। और तीसरा व्लादिमीर पुतिन है। अगर नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष किसी को रखना है आपको पॉपुलैरिटी में, तो आप इनको रख सकते हैं, मार्gaरेट थैचर पूर्व प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, बाकी तो नहीं, ओबामा भी नहीं। ओबामा was one of the most unsuccessful president of USA। एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जिसको देख के हर मीडिया आदमी का मोदी बनाया मोदी हुआ बोलता था। देखिए, एक वोकिज्म जो चल रहा है ना है। यूनाइटेड स्टेट्स में कि LGBTQ होना, ब्लैक होना पॉलिटिकली करेक्ट है, तो वो पॉलिटिकली करेक्ट के डेफिनेशन में आते थे, वरना उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा था कि उनको नोबेल प्राइज मिला? नहीं, और वो तो आते से ही बिना कोई डिसीजन लिए पॉलिसी निर्णय और के बिना। वो भी फर्स्ट ईयर इनटू द टेन्योर, नो डाउट अबाउट इट। नोबेल प्राइज हमेशा से पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहे हैं, ये देखिए, मैं हमेशा मेरा कहता हूँ कि मानना अगर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, वास्तव में तो गांधी से ज्यादा कोई उसका हकदार नहीं है, लेकिन गांधी को कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला और कभी मिलेगा भी नहीं। वो तो नोबेल कमेटी बोलती है कि गांधी जी को 1948 में देना था और उनकी डेथ हो गई, और किसी भी मतलब मरे हुए नहीं, आदमी वो को नहीं, नहीं नहीं, दिया नहीं, नहीं जाता, दे इसलिए सकता। नहीं दिया। लेकिन लेकिन मैं नोबेल कमेटी की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि गांधी जी सिर्फ 48 में पीस पे लड़ रहे थे, ऐसा नहीं था। गांधी गांधी जी जी 46 में भी और 45 में भी और 42 में भी और 40 में भी पीस पे लड़ रहे थे, लड़ उस रहे समय भी थे, दिया जा सकता था, नहीं दिया गया। तो नहीं दिया। ये अच्छा, अगर वो कहते हैं कि आजादी मिल गई थी एक अचीवमेंट के बाद दें, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या सारे ब्लैक्स को आजादी दिलवा दी थी? मुझे उस पर शक है। ये भी कहानी थी। चल, वापस आते हैं इसी पॉइंट पे कि ये FTAs लॉन्ग टर्म में क्या इंडियन इकोनॉमी को फायदा देंगे, और दूसरा क्या इंडिया यूरोप की मजबूरी बनता जा रहा है? इतनी बड़ी इकोनॉमी, यूरोप भाग रहा है कि कैसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम कर लें इनके साथ। देखिए रोहित भाई, दुनिया जो है ना वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, और अभी ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है वो व्लादिमीर पुतिन के पास में है। व्लादिमीर पुतिन के साथ डॉलर ने जितना गंदा व्यवहार किया है, और अभी और करने वाले हैं, ये $300 बिलियन के एसेट्स या तो उनके फ्रीज कर चुके हैं, उसको जब्त कर लेंगे, या उसको कोलेटरल बनाकर
ये यूक्रेन को पैसा देना शुरू कर देंगे। तो डी डॉलराइजेशन की तरफ जब दुनिया की इकोनॉमी बढ़ रही है तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए दूसरों के साथ। उससे ये होता है कि आप दूसरों की यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न बैक सैंक्शंस जो होते हैं या सिस्टम जो है उसकी गिरफ्त में नहीं आते हो, नंबर एक। और नंबर दो, आपने जो सवाल पूछा ना कि क्या हिंदुस्तान मजबूरी बन चुका है यूरोप की, मेरे पास यूरोप के लिए जो उर्दू का एक शब्द होता है उससे अच्छा व्याख्या के लिए कोई शब्द नहीं मिलता कि मिस्कीन है। मिस्कीन किसको कहते हैं उर्दू अरबी में? मिस्कीन उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति गरीब हो, मुफलिस हो, लेकिन वो अपना दर्द बयां करने में या पैसे मांगने में या कुछ भीख मांगने में शर्माता हो। तो ये यूरोपियन कंट्रीज मिस्कीन है आज के समय। और अब देखिए ना कि यूरोप में सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी। जर्मनी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। फ्रांस की हालत बहुत खराब है। ग्रेट ब्रिटेन जो है वहां रिसेशन चल रहा है। और आप देखिए कि यूरोप जोन की बड़ी बड़ी इकोनॉमी, थोड़ी स्कैंडिनेविया को छोड़ दें आप, तो सब में रिसेशन की मार है, सब में महंगाई चरम पे चल रही है। और इनको एग्जिट कहाँ मिलेगा? आप ही बताइए, कहाँ से लेंगे पैसा? ये पैसा देने के लिए तो हिंदुस्तान ही बचता है फिर, कि जहां से कमा सकते हैं चाह करिए। राइट, तो ये ट्रेंड्स जो हैं ये आगे भी चलते दिखेंगे हमें, आपको और एफटीएस ये दिखेंगे। बिल्कुल, और अच्छी तरह से ये ट्रेंड आगे आएगा। और तो एक और ये चीज, अगला नहीं नहीं, आप इस पे भी एक और चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये सारे देश जो है ना ये यूएस कैंप में आते हैं। और जब यूनाइटेड स्टेट कैंप में आते हैं तो ये चाइना की तरफ नहीं देख सकते आज की तारीख में। जब आप चाइना राइट, से एंटी हैं, जब आप रशिया से एंटी हैं, तो हिंदुस्तान ही आपके पास एक ऐसी जगह है जहां कुछ आपको कहीं ना कहीं सुकून मिल सकता है। सुकून मिल सकता है और आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और इंडिया जैसे लार्ज मार्केट, पूरे यूरोपियन यूनियन से 3 इतना गुना बड़ा मार्केट, 3 गुना तीन हमारी गुना। वो है, हमारी पॉपुलेशन है। तो इसी पे बहुत अच्छा गेम खेला जा सकता है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। हम लोग ऐसे डिस्कशन जल्दी और करेंगे। एंड ऑफ थैंक्स अ कोर्स, लॉट, नहीं, थैंक्स अ लॉट टू मोदी जी की इकोनॉमिक विजन इतना अच्छा चल रहा है देश का। राइट, थैंक्स टू मोदी जी। हम लोग और डिस्कशन, अभी ये डिस्कशंस रुकेंगे नहीं, आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और इलेक्शंस में बहुत कुछ होने वाला है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।